आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आप सबका दोस्त वंश कसुरिया स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि है चैप्टर क्लास 11th केमिस्ट्री का। आज उसका पार्ट 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज स्टार्टेड बाय अस। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। उससे रिलेटेड हमने कई ऑब्जर्वेशंस देखी और उससे रदरफोर्ड जी ने क्या कंक्लूजन्स दिए वो भी हमने देख लिए। इतने सभी कंक्लूजन्स देने के बाद, ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद, उन्होंने कैसा मॉडल बनाया ये देखिए। यहाँ पर आप एक मॉडल देख पा रहे होंगे, ये वाला। ये मॉडल तो क्या कहता था कि जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ एटम में एक्यूमुलेटेड है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे स्टडी करते हैं। देखिए वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। एटम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल हैवी पार्ट विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात याद रखिएगा, सारा का सारा मास जो एटम का होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर ही एक्यूमुलेटेड होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा हमारे रदरफोर्ड मॉडल में हमें पता चला था। और ये काफ़ी स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल सा होता है। और जो एम्प्टी से स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अराउंड काफ़ी सारा बाहर एम्प्टी स्पेस है। इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। ये जो सा न्यूक्लियर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है, ये मैंने आपको बताया था ये मास एक्यूमुलेट करता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है अपने एटम के मास के लिए। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, देखिए जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसकी वजह से हमारे एटम की वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। इसलिए जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो एटम की वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक बात है, जो डायामीटर होता है एटम का वो 10⁵ टाइम्स होता है डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। इससे हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। एटम काफ़ी लार्ज है और न्यूक्लियस वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, एटम के अंदर काफ़ी छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। फिर भी देखो सारा मास न्यूक्लियस के अंदर एक्यूमुलेटेड होता है। आप सोच सकते हो कितना छोटा सा और कितना हैवी पार्ट है। और जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड एटम विद हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड। ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी स्मॉल हैवी पार्ट विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज कोड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का पॉइंट तो याद रख लीजिए अच्छे से। वेरी स्मॉल हैवी पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वो बाद में डिस्कवरी हुई थी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। जो उनसे एम्प्टी स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो न्यूक्लियर पार्ट है एटम का वो एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो डायमीटर ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चीज़ है। एटम से तो काफ़ी स्मॉल है, एटम तो न्यूक्लियस के मुकाबले देखा जाए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो रिवॉल्व करते हैं विद वेरी हाई स्पीड। ये रदरफोर्ड मॉडल ने बताया था हमें। रदरफोर्ड मॉडल से हमें एक चीज़ की काफ़ी अच्छी डिस्कवरी हो गई थी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तभी आगे हमारे पास काफ़ी अच्छे मॉडल्स आए, समझ सकते हैं ना। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी ने तो मतलब सब कुछ कर दिया था। रदरफोर्ड की ये चीज़ बहुत अच्छी थी। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक एटम भी दिख रहा होगा, जिसके अंदर जैसे आपको यहाँ सेंटर है, यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स दिख रहे होंगे, प्रोटॉन्स दिख रहे होंगे, और साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब बातें अभी हमने स्टडी की हैं। और यहाँ पर जो आपको ये फिगर सा दिख रहा होगा,
ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एटम की, कैसे उसका सिंबल को कैसे लिखते हैं, आइए इसके बारे में ही अभी हमें स्टडी करना है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये दो टर्म्स तो ऐसी हैं जिनके बारे में आप सबने सुन ही रखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, उसको ही हम एटॉमिक नंबर कह देते हैं। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे आज के टाइम में जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना है वो भी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली ही अरेंज है। जैसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, जैसा हमें पता है अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, तभी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही है उसका एटॉमिक नंबर। ये हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है जो आप देख सकते हैं, ये जो X है, ये जो आप X देख सकते हैं, X यानी उसका कोई भी सिंबल, जैसे एटम का सिंबल होता है ना, जैसे ऑक्सीजन का O, और Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो नीचे उसके पैर में लिखा जाता है, किसी अपने सिंबल के पैर में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर Z जो भी उसका एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। अब बात करते हैं मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो मैं, वो होती है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स, बस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम, क्योंकि न्यूट्रॉन्स भी मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, वो बाद में डिस्कवरी हुई थी। सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई भी सिंबल जो हम एटम का यूज़ करेंगे वो उसके ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, ये आप इसकी रिप्रेजेंटेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये X यहाँ पर सिंबल है, Z एटॉमिक नंबर जो उसके पैर में है, और A मास नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और Z सबस्क्रिप्ट में। Z एटॉमिक नंबर और मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आइए आगे चलते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है हमारी आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या चीज़ होती हैं, आई थिंक सो सभी को पता होंगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का क्या मतलब, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर होगा सेम और मास नंबर डिफरेंट। जैसे हमें पता है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। बंदा भी सोचता है कि अगर सेम एलिमेंट है तो मास भी सेम होना चाहिए, पर वो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्लोरीन है, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37। एटॉमिक नंबर सेम मतलब एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, क्लोरीन तो क्लोरीन ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन के भी होते हैं आइसोटोप्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आइसोबार्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, और जो हमारा आइसोटोप्स और आइसोबार्स हैं वो तो आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। इसका मतलब है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स आ गया, इसका मतलब क्या, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट। जैसे कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक नंबर चेंज, एलिमेंट भी हो गया हमारा डिफरेंट, और उनका जो मास है वो सेम रहता है। देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स बट मास सेम, ये चीज़ हमें देखनी है। जैसे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब का मास नंबर एकदम सेम रहता है, वो है हमारा 40। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। आइसोटोप्स क्या होती हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट भी सेम। और आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। बट आइसोबार्स में याद रखना, आइसोबार्स में जो मास होता है वो सेम रहता है,
और आइसोटॉप्स में मास चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम हमारी आइसोटोन्स की। ये एक नई टर्म है आपके लिए जहाँ तक मुझे लगता है। एटम्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ऐसे एटम जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। एक नई चीज़ है ये आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन सेम। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर वैसे होता है 6, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे 6। न्यूट्रॉन के अंदर कितने हो गए 7, एटॉमिक नंबर 7 है। और ऑक्सीजन के अंदर हो गए, एक सेकेंड, और ऑक्सीजन के अंदर हो गए 8। ये बातें तो हम सबको पता है अच्छे से, 8 हैं। मास नंबर हम कैसे देते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमने लिख दिए और मास नंबर हमें पता है सबका, गिवन है। कार्बन का 14 गिवन है एक बार के लिए, नाइट्रोजन का 15 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 14 माइनस 6 8। यानी कि ये जो कार्बन है, कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जिसका मास नंबर 15 है उसके अंदर भी 8 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 15 माइनस 7। और ऑक्सीजन के अंदर भी 8 न्यूट्रॉन्स। ये हैं हमारे मतलब आइसोटोन्स, ये हैं हमारे आइसोटोन्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 1 मिनट, थोड़ा इरेज कर दूं मैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसके बारे में भी हम सभी को अच्छे से पता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ योग्य, नाम से पता चल रहा है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोन्स में क्या था, जिनके अंदर होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं हम इन्हें, वो स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो सेम। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव यानी कि इसके अंदर न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर देखें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, 2 नेगेटिव यानी कि 2 और ऐड हो जाएंगे तो इसके अंदर कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 10। F नेगेटिव मतलब उसके ऊपर -1 चार्ज, इसके अंदर वैसे 9 होते हैं, एक और ऐड हो गए यानी कि 10। ठीक है, मैग्नीशियम, इसके अंदर वैसे होते हैं हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस दिख रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी। Al3 पॉजिटिव, इसके अंदर वैसे होते हैं 13। ठीक है, 13 3 पॉजिटिव यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से और निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे इसमें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। और नियॉन, इसके अंदर वैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सेकेंड, मैं फिर रिपीट करता हूँ, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। और जो हमारे आइसोटोन्स होते हैं, हाँ एक बार ऐसे सुन लीजिए, आइसोटोन्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स का अमाउंट सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम। आइए आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अभी हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया अभी तक जितने मॉडल्स हैं। आगे आपने बोहर मॉडल का नाम भी सुना होगा, काफ़ी अच्छा है। उसको स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में और स्टडी, कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिसने लीड किया बोहर मॉडल ऑफ एटम, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। पहली डेवलपमेंट हुई थी ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं वो ड्यूल कैरेक्टर शो करती हैं। और कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में हमें स्टडी करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। आइए स्टडी करते हैं
ये ऐसी कुछ टर्म्स थी, कुछ डिस्कवरीज हुई जिनके कारण हमें बोर मॉडल ऑफ एटम तक हम पहुँचे, उसके बारे में हमने जानकारी ली। काफ़ी अच्छे से हमने बोर मॉडल फिर हमने स्टडी किया। पहले हमें इसलिए इनके बारे में भी स्टडी करनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमें स्टडी करना है, जिनके बारे में जो से हैं हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया था। ठीक है, एक सेकेंड। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में हमें इनके बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था वो देखते हैं अभी। पहला पॉइंट, द रेडिएशंस दैट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ रहे हैं आप? जो रेडिएशंस होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटेन करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी कंटेन करती हैं। जैसे रेस ट्रैवल करती हैं ना, ये जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने आप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी कि ये दोनों की जो वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और जो रेडिएशन की जो प्रोपेगेशन होती है, यानी कि जो पहले तो रेडिएशन जो प्रोपेगेट करता है और उसके साथ ये दोनों और आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उनके साथ निकलती हैं, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेडिएशंस ऐसे ट्रैवल करती हैं और जो उनसे हमारी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस करती है, वो दोनों उस रेडिएशन के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। मतलब वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज रेडिएशंस पोजेसेस वेव कैरेक्टर। मतलब बताया ना, वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, रेडिएशंस भी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी, सब कुछ। और इनकी स्पीड होती है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से हम जो ट्रैवल करती हैं वो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं। मतलब अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने हमें इनके बारे में बताया उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मेन तो पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ जो रेडिएशन प्रोपेगेट करती है। और ये रेडिएशन वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं और इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी एमिट करती हैं ये रेडिएशंस। ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए। मैक्सवेल ने स्टेट किया था कोई भी जो चार्ज बॉडी अंडर एक्सेलरेशन, जिससे उन्होंने कहा था कोई भी चार्ज बॉडी हमें लगता है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, यानी कि वो रेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं। ये हमें मैक्सवेल ने स्टेट किया था, दैट मैक्सवेल स्टेटेड दैट ए चार्ज्ड बॉडी अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिवली, कोई भी चार्ज बॉडी जो एक्सेलरेशन में मूव कर रही है वो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये सब चीज़ तो समझ आ गई होंगी कि रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडिएशंस वेव कैरेक्टर पोजेस करती हैं, मैंने आपको भी बताया, और उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं और एनर्जी भी एमिट होती हैं इनसे। तो बस आज के लेक्चर में तो इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में आगे हम और भी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप सबसे अब विदा लेता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव वॉच्ड माई वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ओके, बाय बाय।